खेल परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अल्पी। सबसे पहले जानेंगे खेल जगत का हाल सेगमेंट खेल के मैदान से। इसके बाद जिम्नास्टिक खेल की जानकारी लेंगे, सुनेंगे चहल पहल और अंत में सेगमेंट खेल पहेली। तो आइए शुरुआत करते हैं सेगमेंट खेल के मैदान से। युवा बल्लेबाज यस्तिका भाटिया की अर्धशतकीय पारी के बाद स्नेह राणा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने महिला वनडे विश्व कप में बांग्लादेश को 110 रन से करारी शिकस्त दी। मंगलवार को मिली जीत से भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी कायम रखीं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने पिच में एक ही स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन यस्तिका भाटिया की 50 रन की जिम्मेदारी भरी पारी से 7 विकेट पर 229 रन बनाने में सफल रहा। जवाब में बांग्लादेश की टीम 40.3 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ने 4 विकेट लेकर वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी व पूजा वस्त्रकार तथा स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव ने भी उनका अच्छा साथ दिया। भारत की यह 6 मैच में तीसरी जीत है, जिससे उसके 6 अंक हो गए हैं। अंक तालिका में वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत आखिरी लीग मैच 27 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश की 5 मैच में यह चौथी हार है। टूर्नामेंट में वह 2 अंक के साथ 7वें स्थान पर है और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। स्पिनरों की मददगार पिच पर बांग्लादेश के लिए लक्ष्य आसान नहीं था। भारतीय गेंदबाजों के सामने उसका शीर्ष और मध्य क्रम ढह गया। इससे भारत की जीत पक्की हो गई। बांग्लादेश का स्कोर 18वें ओवर में 5 विकेट पर 35 रन था। इसमें सलामी बल्लेबाज मुर्शिदा खातून के 19 रन भी शामिल रही। हालांकि इसके लिए उन्होंने 54 गेंदें खेली। फिर सलमा खातून और लता मंडल ने छठे विकेट के लिए 40 रन जोड़े। झूलन गोस्वामी ने सलमा खातून को विकेटकीपर ऋचा घोष से कैच करा यह साझेदारी तोड़ी, जबकि पूजा वस्त्रकार ने लता मंडल के रूप में अपना दूसरा विकेट लिया। स्नेह राणा ने मध्यक्रम में कप्तान निगार सुल्ताना और रुमाना अहमद को आउट करने के बाद निचले क्रम को समेटने में भी अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश की रितु मोनी और जहां आरा आलम ने दोहरे अंक में पहुंच हार का अंतर कम किया। इससे पहले भारतीय पारी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की, लेकिन दोनों 4 गेंद के अंदर आउट हो गयीं। कप्तान मिताली राज खाता खोले बिना पवेलियन लौट गईं, जिससे स्कोर 3 विकेट पे 74 रन हो गया। उप कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 14 रन बनाकर आउट हो गईं। भाटिया ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली और ऋचा घोष के साथ 54 रन की साझेदारी की। कप्तान मेग लेनिंग की नवाद 135 रन की पारी से 6 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप में जीत का सिक्सर लगाया। उसने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। लेनिंग ने वनडे में 15वां शतक जमाया। उन्होंने 130 गेंदों पर 15 चौके और 1 छक्का लगाया। लेनिंग का विश्व कप में यह तीसरा शतक रहा। उनकी इस पारी से ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 272 रन बनाकर 28 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 5 विकेट पर 271 रन बनाए। उसकी तरफ से लॉरा वोल्वॉट ने 134 गेंद पर 90 रन बनाए, जबकि कप्तान सून लूस ने एक और अर्धशतक जमाया। लेकिन लेनिंग की शानदार पारी से ऑस्ट्रेलिया ने उसका स्कोर बौना साबित कर दिया। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उसके 6 मैच में 12 अंक हैं। उसे अब बांग्लादेश से अपना आखिरी लीग मैच खेलना है, जिससे उसका शीर्ष पर रहना तय है। दक्षिण अफ्रीका की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। वह 5 मैच में 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। अगर वह अगले दोनों मैच में वेस्टइंडीज और भारत से हार जाता है तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर भी हो सकता है। युवा शटलर लक्ष्य सेन भले ही ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार गए, लेकिन उन्होंने भविष्य की उम्मीदें जगा दी हैं। अल्मोड़ा के 20 वर्षीय लक्ष्य को रविवार को फाइनल में ओलंपिक चैंपियन और दुनिया
दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन के हाथों 10-21, 15-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुकाबला 53 मिनट तक चला। बावजूद इसके लक्ष्य ने शानदार खेल से सभी का दिल जीत लिया। विश्व चैंपियन के कांस्य विजेता लक्ष्य इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। लक्ष्य पिछले 21 साल में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष शटलर हैं। अगर वह खिताब जीत जाते तो प्रकाश पाडुकोन और पुलेला गोपीचंद के बाद यह ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे भारतीय बनते। फिर भी वह फाइनल में पहुंचने वाले भारतीयों के इलीट क्लब में शामिल हो गए। उनसे पहले साइना नेहवाल 2015 में फाइनल में पहुंची थी, पर वह भी अंतिम बाधा पार नहीं कर पाई थी। सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय थे प्रकाश नाथ, जिन्होंने 1947 में जगह बनाई थी। विक्टर ने दिखाया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले गेम में शुरू में 5-0 की बढ़त बना लक्ष्य को दबाव में ला दिया। ब्रेक पर वह 11-2 से आगे थे। उन्होंने पहला गेम 22 मिनट में जीता। विक्टर ने दूसरे गेम में भी 4-2 की बढ़त ली थी, पर लक्ष्य ने जल्द स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। ब्रेक तक विक्टर 11-5 से आगे थे, पर लक्ष्य ने थोड़ा संघर्ष किया, पर अंत में विक्टर ने वापसी का मौका नहीं दिया। हरफनमौला कैमरून ग्रीन और विकेट कीपर एलेक्स कैरी के अर्धशतकों और दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 135 रन की शानदार साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में 391 रन बनाए। इसके जवाब में पाक ने मंगलवार को दूसरे दिन खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 90 रन बनाकर करारा जवाब दिया। स्टंप्स के समय अब्दुल्लाह शफीक 45 रन और अजहर अली 30 रन पर खेल रहे थे। इमाम उल हक 11 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन ने 9 चौके से 69 रन बनाए, जबकि कैरी ने 67 रन बनाने के दौरान 7 बार गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत 5 विकेट पे 232 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर से किया था। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन चोट के कारण मौजूदा पाक दौरे पर होने वाली सीमित ओवर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शिवस को शामिल किया गया है। रिचर्डसन की चोट मेलबर्न में प्रशिक्षण के दौरान गंभीर हो गई। दिल्ली की 14 साल की शिविका रोहिल्ला ने मंगलवार को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज के पहले दौर में ग्रैंड मास्टर आर लक्ष्मण को हराकर उलटफेर कर दिया। शिविका ने संभवतः करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय चैंपियन अर्जुन इरिगैसी ने मणिगंदन एसएस को हराया, तो 5 बार के राष्ट्रमंडल चैंपियन ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने कोलंबिया की महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एंजेला फ्रेको वालेसिया पर जीत दर्ज की। पिछली बार बेहद खराब दौर से गुजरने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नए तेवर और क्लेवर के साथ 2016 का खिताबी इतिहास दोहराने के इरादे से उतरेगी। बल्लेबाजी टीम का मजबूत पक्ष है। इसके खाते में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप हैं। वार्नर ने 3 और कप्तान विलियमसन ने 1 बार सर्वाधिक रन बनाए। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया के लिए ईरान में 18 दिवसीय विशेष अभ्यास शिविर के लिए 6 से 16 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। वह 24 मार्च को नई दिल्ली में चयन ट्रायल में भाग लेंगे। एमओसी ने पैरा एथलीट अमित सरोहा के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत उनके निजी फिजियोथेरेपिस्ट अंकित सहोदिया की मार्च 2022 से इस साल पैरा एशियाई खेलों तक की फीस के लिए 2.45 लाख रुपए मंजूर किए। कोरोना के कारण 3 साल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की वापसी हो रही है। यहां 24 से 27 मार्च तक एशियाई टूर इवेंट DGC ओपन खेला जाएगा। इसके पहले संस्करण में कुल $5 लाख की इनामी राशि होगी और विजेता को $90,000 मिलेंगे। इसमें एशियन टूर के 19 चैंपियन सहित 21 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में 6 एमेच्योर सहित कुल 138 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स के पहले दिन पुरुषों की F32/51 क्लब थ्रो स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता। सोमवार को पुरुषों के क्लब थ्रो F32/51 के फाइनल में एशियाई पैरा खेल 2018 के रजत विजेता धर्मवीर 31.09 मीटर की दूरी तक थ्रो
करके अल्जीरिया के वालिद फरहा 37.42 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। धर्मवीर ने इसके साथ ही एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को इंडियन वेल्स टेनिस के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ मैच से पहले पसली में गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। मीडिया कंपनी कैडेना सेर ने नडाल के हवाले से कहा, यह अच्छी खबर नहीं है और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं काफी निराश और दुखी हूँ क्योंकि सत्र की अच्छी शुरुआत के बाद बेहतर महसूस कर रहा था। मुझे धैर्य रखना होगा और ठीक होने के बाद कड़ी मेहनत करनी होगी। रविवार को वेल्स में टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ मैच के दौरान नडाल सहज नजर नहीं आए। उन्हें मैच के दौरान कई बार सीने को हाथ से रगड़ते हुए देखा गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार को कहा कि आईपीएल सत्र भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भविष्य के लिए मजबूत कप्तान का पता लगाने का मौका है। उन्होंने मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वह शानदार काम कर रहे हैं। शास्त्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारत यह देखेगा कि भविष्य में टीम की कप्तानी कौन करेगा। इस दौड़ में अभी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल हैं। भारतीय टीम को भविष्य के लिए एक मजबूत कप्तान की तलाश होगी और यहाँ मौका है। उन्होंने कहा, पिछले आईपीएल में हमने वेंकटेश अय्यर को देखा था, उनके बारे में किसी ने नहीं सुना था और जब तक यह खत्म हुआ वह भारतीय टीम में थे। लखनऊ टीम के मेंटोर गौतम गंभीर ने कहा कि केएल राहुल ही मैदान के अंदर और बाहर सुपर जायंट्स का नेतृत्व करेंगे। मेरे लिए राहुल का बेहतर बल्लेबाज होना जरूरी है जो टीम की कमान संभाले, न कि ऐसा कप्तान जो बल्लेबाजी करे। उम्मीद है आप अंतर समझ गए होंगे। रूपन देवनाथ और तमाली बसु ने रविवार को पुरुष और महिला वर्ग में कोलकाता मैराथन के खिताब जीते। देवनाथ 2 घंटे 42 मिनट और 39 सेकंड के समय से पहले स्थान पर रहे। दुलू सरकार दूसरे और निमेश छेत्री तीसरे स्थान पर रही। स्थानीय तमाली बसु महिला वर्ग में चैंपियन बनी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन बांग्लादेश को 1-0 से हराया। भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी जीत है। टीम ने पहले मैच में नेपाल को 7-0 के बड़े अंतर से धो डाला था। भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को खेले गए मैच का एकमात्र गोल खेल के 63वें मिनट में भारतीय डिफेंडर नीतू लिंडा ने किया। बांग्लादेशी गोलकीपर रूपमा चकमा लिंडा ने इस शॉट पर चकमा खा गई और गेंद को गोल पोस्ट में जाने से नहीं रोक पाई। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। बांग्लादेश 3 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। नेपाल अपने दोनों मैच हार कर तीसरे स्थान पर है। भारत अब सोमवार को दूसरे चरण में नेपाल से भिड़ेगा। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बिहार महिला हॉकी टीम पटना से रवाना हो गई। हॉकी बिहार के महासचिव मुश्ताक अहमद ने बताया कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। मीनाक्षी कुमारी के नेतृत्व में 18 सदस्यीय टीम रवाना हुई है। हॉकी बिहार के संयोजक मुनिंद्रा कुमार ने बताया कि बिहार को पुल जी में रखा गया है। बिहार का पहला मैच 25 मार्च को मिजोरम व दूसरा 27 को यूपी से होगा। अंतिम लीग मैच 29 को राजस्थान से होगा। इंदु नारायण फाउंडेशन के तत्वावधान में बीपी सिन्हा फाउंडेशन फॉर यूथ वेलफेयर की ओर से आयोजित होने वाले सुखदेव नारायण स्मारक अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के 36वें संस्करण की ट्रॉफी का अनावरण ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। पटना जोन की भाग लेने वाली 12 टीमों के कप्तान ने ट्रॉफी की लॉन्चिंग की। प्रतियोगिता के आयोजक सचिव विजय कुमार नारायण चुन्नू ने बताया कि ऊर्जा स्टेडियम के अंतर्राष्ट्रीय टर्फ विकेट पर आज सुबह 8 बजे मैच शुरू हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में पहली बार टूर्नामेंट में विजेता एवं उप विजेता ट्रॉफी का अनावरण प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के कप्तानों ने किया। श्रोताओं, अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल के मैदान से। आगे बढ़ते हुए जिम्नास्टिक खेल के बारे में जानते हैं। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन, चपलता, समन्वय और धीरज की आवश्यकता वाले शारीरिक व्यायाम शामिल हैं। जिम्नास्टिक में शामिल आंदोलनों से हाथ, पैर, कंधे, पीठ, छाती और पेट की मांसपेशी समूह के विकास में योगदान होता है। ये प्राचीन यूनानियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभ्यासों से विकसित हुआ, जिसमें घोड़े के बढ़ने और विघटन के लिए और सर्कस
प्रदर्शन कौशल शामिल थे। प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक का सबसे आम रूप कलात्मक जिम्नास्टिक है, जिसमें महिलाओं के फर्श, तिजोरी, आसमान बार और बीम शामिल हैं। पुरुषों के लिए इसमें घटनाओं का फर्श, तिजोरी, अंगूठियां, पोमेल, घोड़ों, समानांतर बार और क्षैतिज पट्टी शामिल हैं। दुनिया के माध्यम से जिम्नास्टिक के लिए शासी निकाय है। 8 खेलों का संचालन FIG द्वारा किया जाता है, जिसमें जिम्नास्टिक फॉर ऑल मेंस एंड वुमेन्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्बलिंग, एक्रोबेटिक, एरोबिक और पॉकेट शामिल हैं। वर्तमान में FIG द्वारा मान्यता प्राप्त अनुशासनों में पहिया जिम्नास्टिक, सौंदर्य समूह जिम्नास्टिक, पुरुषों की लयबद्ध जिम्नास्टिक, टीम गेम और मलखंभ शामिल हैं। जिम्नास्टिक से संबंधित खेलों में भाग लेने वाले युवा, बच्चों, मनोरंजन स्तर के एथलीटों और प्रतिस्पर्धी एथलीटों को कौशल के विभिन्न स्तरों पर शामिल कर सकते हैं, जिसमें विश्व स्तर के एथलीट भी शामिल हैं। जिम्नास्टिक सबसे खतरनाक खेलों में से एक है, जिसमें 11 से 18 साल की लड़कियों में बहुत अधिक चोट दर देखी जाती है। अन्य खेलों को खेलने वाले एथलीटों की तुलना में जिम्नास्ट बच्चों और युवा वयस्कों के बीच शुरुआती खेल विशेषज्ञता के कारण होने वाली चोटों के औसत जोखिम से अधिक है। जिम्नास्ट को पैर और कलाई की चोटों का विशेष खतरा है। शक्ति प्रशिक्षण चोटों को रोकने में मदद कर सकता है। जिम्नास्टिक को प्राचीन ग्रीस में व्यायाम करने के लिए पता लगाया गया। स्पार्टा और एथेंस में उस समय के लिए व्यायाम को फिलस्ट्रेटस के कार्य जिम्नास्टिक द्वारा प्रलेखित किया गया था। बाद की तारीखों व्यायामशाला में व्यायाम युद्ध के लिए पुरुषों को तैयार जिम्नास्टिक के अभ्यास के लिए भूल शब्द संबंधित क्रिया जिम से है। प्राचीन ग्रीस में शारीरिक फिटनेस पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक अत्यधिक मूल्यवान विशेषता थी। यह तब तक नहीं था जब तक कि रोमन लोगों ने 140 बीसी में ग्रीस को जीत नहीं लिया था। इसके बाद जिम्नास्टिक अधिक औपचारिक हो गया था और युद्ध में पुरुषों को प्रशिक्षित करना था। फिलोस्ट्रेटस के दावे के आधार पर जिम्नास्टिक ज्ञान का एक रूप है जो दर्शन, कविता, संगीत, ज्यामिति और खगोल विज्ञान के तुलनीय है। एथेंस ने इस अधिक शारीरिक प्रशिक्षण को मन की शिक्षा के साथ जोड़ा। डॉन फ्रांसिस्को अमोरोस बाई ओंडोनो एक स्पेनिश कर्नल था और फ्रांस में शिक्षाप्रद जिम्नास्टिक पेश करने वाले पहला व्यक्ति था। जर्मन चार्ल्स बेक और चार्ल्स फॉलन और अमेरिकन जॉन नील ने 1820 के दशक में जिम्नास्टिक की पहली लहर संयुक्त राज्य अमेरिका में लाई। बेक ने अमेरिका में 1825 में नॉर्थहैम्पटन, मैसाचुसेट्स के राउंड हिल स्कूल में पहला व्यायामशाला खोला। फॉलन ने 1826 में हार्वर्ड कॉलेज और अमेरिका के मैसाचुसेट्स में क्रमशः पहला कॉलेज जिम्नेजियम और अमेरिका में पहला सार्वजनिक व्यायामशाला खोला। नील 1827 में अमेरिका के पोर्टलैंड, मेन में एक सार्वजनिक व्यायामशाला खोलने वाले पहले अमेरिकी थे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक की स्थापना 1881 में लीगे में हुई थी। 19वीं सदी के अंत तक पुरुषों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए पर्याप्त लोकप्रिय थी। तब से 1950 के दशक की शुरुआत तक दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सेवेरिक के तहत एकत्रित विभिन्न प्रकार के अभ्यास शामिल थे। 1920 के दशक के दौरान महिलाओं ने जिम्नास्टिक कार्यक्रमों में भाग लिया। पहली महिला ओलंपिक प्रतियोगिता सीमित थी, जिसमें केवल सिंक्रोनाइज्ड कैलिस्थेनिक्स और ट्रैक एंड फील्ड शामिल थे। ये खेल 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित किए गए थे। 1954 तक ओलंपिक खेलों के उपकरण और घटनाओं दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए आधुनिक प्रारूप में मानकीकृत किए गए थे और समान ग्रेडिंग संरचनाओं पर सहमति हुई थी। इस समय सोवियत जिम्नास्ट ने अत्यधिक अनुशासित
और कठिन प्रदर्शन के साथ दुनिया को चकित कर दिया। एक मिसाल कायम की जो जारी है। जिम्नास्टिक खेल की जानकारी के बाद सुनते हैं चहल पहल। वो भले ही देश के राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच की बिटिया हैं, पर कोर्ट पर अन्य खिलाड़ियों की तरह ही हैं। पापा पुलेला गोपीचंद बिटिया गायत्री को अन्य बच्चों की तरह ही ट्रेनिंग देते हैं। वो बिटिया से भी कोर्ट पर जाने से पहले यही कहते हैं कि बस अपना 100% देना, हार भी जाएं तो कोई बात नहीं। गायत्री की मेहनत रंग ला रही है और वो पापा और मम्मी के नक्शे कदम पर चल रही है। गोपीचंद 21 साल पहले ऑल इंग्लैंड चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय बने, तो अब बिटिया इसी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली युगल खिलाड़ी। पापा की तरह गायत्री ने भी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवा लिया। 19 वर्षीय गायत्री और अपनी 18 साल की जोड़ीदार त्रिशा जॉली के साथ अंतिम 4 में पहुंची। हालांकि ये जोड़ी चीन की शू जियान झांग और यू झेंग से सीधे गेम में हार गई। बावजूद इन दोनों युवा शटलरों ने इतिहास रचा। अपने सफर में दोनों ओलंपिक चैंपियन जोड़ी और विश्व कप की रजत विजेता जोड़ी को हराया। दोनों ने सिर्फ 1 साल पहले जोड़ी बनाकर खेलना शुरू किया था। गायत्री ने 2017 में मां पीवी लक्ष्मी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। लक्ष्मी ने जो अंडर 19 राष्ट्रीय खिताब 16 साल की उम्र में जीता, वो बिटिया ने 14 साल की उम्र में जीत लिया। गायत्री त्रिशा ने साल की शुरुआत ओडिशा ओपन खिताब के साथ की थी। फिर यह जोड़ी सैयद मोदी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। दुनिया की खूबसूरत एंकर में एक मयंती लैंगर आईपीएल के इस संस्करण में वापसी करेंगी। वो स्टार स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग टीम से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अनुभवी एंकर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी ने अपने बच्चे के जन्म के कारण पिछले 2 आईपीएल सीजन में भाग नहीं लिया था। वो 2 साल बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा बनेंगी। इनके अलावा सुरेश रैना पहले की तरह फिर कमेंट्री करते दिखेंगे। मयंती ने ट्विटर पर बताया कि इस बार वे आईपीएल में एंकरिंग करती हुई नजर आएंगी। उन्हें स्क्रीन पर चाहने वालों की भरमार है। दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए वो एक झटके के समान था जब उन्हें आईपीएल 2020 सीजन से गायब देखा गया। बता दें कि कई सालों तक साथ रहने के बाद बिन्नी और मयंती ने 2012 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात इंडियन क्रिकेट लीग के दौरान हुई थी। मयंती ने पहला इंटरव्यू भी बिन्नी का ही किया था। मयंती के अलावा जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन, तान्या पुरोहित और नेरोली मेडोज जैसी एंकर भी नजर आएंगी। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो परिवार को पूरा समय देते हैं, फिर बात चाहे किसी के बर्थडे के जश्न की हो या छुट्टियां मनाने की। साथ ही यह 37 वर्षीय फुटबॉलर अपने बच्चों को भी खूब प्रोत्साहित करता है। वो अक्सर 11 वर्षीय बेटे के साथ मैदान में नजर आते हैं और उसकी खूब हौसला अफजाई करते हैं। जूनियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पिता को निराश नहीं करते। वो पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ही जब पेनाल्टी पर गेंद को गोल पोस्ट में अटका देता है तो रोनाल्डो खुद को जश्न मनाने से नहीं रोक पाते। पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया गया है। इसमें अभ्यास के दौरान जूनियर रोनाल्डो पेनाल्टी ले रहे हैं और सीनियर रोनाल्डो बेटे को आगे बढ़ने और स्पोर्ट किक लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जूनियर रोनाल्डो की किक पर गेंद गोलकीपर को छकाते हुए सीधे गोल पोस्ट पे पहुंच गई। इस पर रोनाल्डो अपनी खुशी नहीं रोक पाए। इस वीडियो को 2,83,000 लाइक मिल चुके हैं। जूनियर रोनाल्डो ने हाल में मैनचेस्टर यूनाइटेड संग अनुबंध किया है। उन्हें भी अपने पिता की तरह ही 7 नंबर की जर्सी दी गई है। वो इस सत्र में यूनाइटेड की जूनियर टीम के लिए खेलेंगे। सीनियर रोनाल्डो भी फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। और श्रोताओं, चहल पहल के बाद वक्त हो गया है आपके अपने चहेते सेगमेंट यानी कि खेल पहेली का। पूछेंगे आज के 2 सवाल, कागज और कलम लेकर बैठे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे पिछले अंक में पूछे गए दोनों सवालों के सही जवाब। हमारा पहला सवाल था ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है, और इसका सही जवाब है ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल 8 लेन होती है। और हमारा दूसरा सवाल था
किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? और श्रोताओं, इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ हमारे आज के 2 सवाल। हमारा पहला सवाल है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुन लें। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? और दूसरा सवाल है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोनों सवालों के सही जवाब बिना देर किए आप चाहे तो पत्र के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसके लिए नोट करें हमारा पत्राचार का पता। पत्राचार का पता है कार्यक्रम खेल परिक्रमा, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, पटना 800001। हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। तो श्रोताओं, आज के इस अंक से आप सबसे विदा चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, ये आग्रह करना चाहूंगी कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी काफी बढ़ रही है, तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है, तो अपना ख्याल रखें, खूब पानी पिएं और जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो छतरी का इस्तेमाल करें या सर को ढक के निकलें। सावधानी रखें और अपने घर में जो आपके बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें। और इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनिल तिवारी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। खेल परिक्रमा।